अब तक हमने बहुत सुना कि एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, डीआईएस खरीद रहे हैं, एफआईआई इंडियन स्टॉक से पैसा निकाल रहे हैं और थोड़ा बहुत नहीं, FY 26 में एफआईआई इंडियन स्टॉक से करीब 17 लाख करोड़ निकाल ले गए। लेकिन 17 लाख करोड़ की सेलिंग के बाद भी एफआईआई ने इंडियन इक्विटीज में करीब 3 लाख करोड़ का फ्रेश पैसा इन्वेस्ट भी किया। कहाँ इन्वेस्ट किया? एग्जैक्टली यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी तक हमने डीआईएस क्या खरीद रहे हैं उसके वीडियोस देखे। फाइनली हम ऐसा वीडियो लाए हैं जहां हम 10 ऐसे सिलेक्टेड स्टॉक्स देखेंगे जहां पिछले क्वार्टर में एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और समझेंगे कि इन कंपनीज में ऐसा क्या बदला जिसने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करेंगे पहले स्टॉक से, दैट इज श्रीराम फाइनेंस। दोस्तों ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें सिर्फ एक क्वार्टर में एफआईआई की होल्डिंग 45.15% से बढ़कर 54.75% हो गई। सोचिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने एक ही क्वार्टर में अपनी होल्डिंग में ऑलमोस्ट 10 परसेंटेज पॉइंट्स का जंप किया। अब सवाल है, ऐसा क्या देख लिया एफआईआई ने? पहले ये समझिए कि ये बिजनेस करता क्या है। श्रीराम फाइनेंस बेसिकली उन कस्टमर्स को लोन्स प्रोवाइड करता है जहां ट्रेडिशनल बैंक्स की रीच अभी भी लिमिटेड है। मतलब किसी को ट्रक खरीदना हो, ट्रैक्टर लेना हो, एमएसएमई के लिए लोन चाहिए, गोल्ड के अगेंस्ट पैसा चाहिए या पर्सनल लोन, श्रीराम फाइनेंस इन सब सेगमेंट्स में लेंडिंग करता है। अब FY 26 के नंबर्स देखें तो बिजनेस की स्केल और ग्रोथ दोनों काफी इंटरेस्टिंग है। कंपनी का AUM 3 लाख करोड़ तक पहुंच गया, टोटल इनकम 15.1% बढ़कर 48,178 करोड़ हो गई, वाइल नेट इंटरेस्ट इनकम 14.1% ग्रो होकर 26,051 करोड़ रहा। और बॉटम लाइन पर ग्रोथ और स्ट्रॉन्गर थी, पैट 20.9% बढ़कर 9,998 करोड़ पहुंच गया। तो बिजनेस ग्रो कर रहा है, अर्निंग्स भी ग्रो कर रही हैं, पर एफआईआई को आगे की ग्रोथ स्टोरी भी दिख रही है। कंपनी के पास ग्रोथ के 3 मेजर लीवर्स हैं। पहला, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करना, कमर्शियल व्हीकल लोन के साथ एमएसएमई, पर्सनल, गोल्ड और ट्रैक्टर लोन्स। दूसरा लीवर है 3,225 ब्रांचेस और 1.03 करोड़ कस्टमर्स के मैसिव नेटवर्क को लेवरेज करके डीपर पेनिट्रेशन करना। और तीसरा लीवर है फ्रेश कैपिटल रेज के बाद अपनी लेंडिंग बुक को और एग्रेसिवली एक्सपांड करना। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट कैच भी है दोस्तों, श्रीराम फाइनेंस एक एनबीएफसी है और एनबीएफसीज बोरोड मनी से लेंडिंग करते हैं। तो फंडिंग कॉस्ट बढ़ी तो मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है, और अगर इकोनॉमी स्लो होती है और बोरोवर्स के डिफॉल्ट्स बढ़ते हैं तो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ सकता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रॉफिट्स पर पड़ेगा। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप करीब 2.44 लाख करोड़ है और स्टॉक अराउंड 2.9x प्राइस टू बुक वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। तो ये था हमारा पहला स्टॉक। अब नेक्स्ट स्टॉक। इस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग्स को देखिए, ऑलमोस्ट 0 से सीधा 9.3%। इतना बड़ा जंप देखकर लगेगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने स्टॉक में अग्रेसिवली बाइंग की है, लेकिन यहाँ स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। स्टॉक है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। जून क्वार्टर में डीआईआई ट्रू नॉर्थ फंड एलएलपी ने अपनी पूरी 6.86% स्टेक एक ब्लॉक डील के थ्रू बेच दी, और इस स्टेक को नोमुरा एसेट मैनेजमेंट ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के रूप में एक्वायर किया। इसी ट्रांजैक्शन के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईआई होल्डिंग ऑलमोस्ट 0% से बढ़कर 9.3% हो गई। लेकिन अब सवाल है, क्या सिर्फ ओनरशिप चेंज हुआ है या बिजनेस में भी कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है? फेड बैंक फाइनेंशियल का बिजनेस मेनली सिक्योर्ड लोन्स पर फोकस्ड है, जैसे गोल्ड लोन्स और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। यानी कंपनी ऐसे लोन्स देती है जिनके अगेंस्ट एसेट सिक्योरिटी के तौर पर रखा जाता है। और FY 26 के नंबर्स देखें तो बिजनेस की ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रही। कंपनी का AUM 27.5% बढ़कर 20,153 करोड़ हो गया, वाइल डिसबर्समेंट 67.2% जंप करके 31,410 करोड़ पहुंच गए। प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हुई, पैट 52.6% ग्रो हुआ और ROE 12.6% रहा। लेकिन यहाँ आता है एक इंटरेस्टिंग पार्ट। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग गोल्ड प्राइसेस स्टेबल रहने के बाद भी गोल्ड लोन बिजनेस 25 to 30% ग्रो कर सकता है। इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कंपनी FY 27 में 200 नए ब्रांचेस खोलने की प्लानिंग कर रही है। साथ ही गोल्ड लोन और सिक्योर्ड लोन बिजनेसेस को इंटीग्रेट करके एग्जिस्टिंग ब्रांच नेटवर्क से और ज्यादा बिजनेस जनरेट करने का प्लान है। लेकिन रिस्क भी इग्नोर नहीं कर सकते। फेड बैंक फाइनेंशियल का बिजनेस अभी ज्योग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड है। नियरली 76% AUM सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से आता है। मतलब अगर इनमें से किसी मेजर रीजन में इकोनॉमिक स्ट्रेस या क्रेडिट इश्यूज आते हैं तो कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट पड़ सकता है। फिलहाल मार्केट कंपनी को अराउंड 2x बुक वैल्यू पर वैल्यू कर रहा है, विद अ मार्केट कैप ऑफ अप्रॉक्स 5,649 करोड़। तो फेड बैंक फाइनेंशियल की स्टोरी इंटरेस्टिंग है। एफआईआई होल्डिंग 9.3% तक पहुंची, AUM और प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग पेस से ग्रो कर रहे हैं और गोल्ड लोन से फर्दर ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। अब देखते हैं अगला स्टॉक, दैट इज लेंसकार्ट।
FY26 में लेंसकार्ट ने 2.38 करोड़ आई टेस्ट कंडक्ट किए, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से लगभग 50% लोग पहली बार आई टेस्ट करवा रहे थे। यानी लेंसकार्ट सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर से मार्केट शेयर नहीं ले रही, वो नए कस्टमर्स को ऑर्गेनाइज्ड आईवेयर मार्केट में लाकर मार्केट को भी बड़ा कर रही है, और यही इस बिजनेस मॉडल की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। ट्रेडिशनल ऑप्टिकल रिटेलर के कंपैरिजन में लेंसकार्ट आईवेयर की ऑलमोस्ट पूरी वैल्यू चेन को कंट्रोल करती है। मैन्युफैक्चरिंग, लेंसेज, आई टेस्टिंग, ऑमनी चैनल स्टोर्स, गोल्ड मेंबरशिप और आफ्टर सेल सर्विस तक। सिंपल लैंग्वेज में हर आई टेस्ट एक कस्टमर एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी है। पहले आई टेस्ट, फिर ग्लासेस, प्रीमियम लेंसेज, रिपीट परचेजेस और सब्सक्रिप्शंस के थ्रू वही कस्टमर लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करता है। शायद इसी स्केलेबिलिटी को FIS भी नोटिस कर रही है। जून 2026 क्वार्टर में FIS की होल्डिंग 4.26% से बढ़कर 12.76% हो गई, यानी एक क्वार्टर में 8.5 परसेंटेज पॉइंट का जंप। इससे लगता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लेंसकार्ट को सिर्फ आईवेयर रिटेलर नहीं बल्कि एक स्केलेबल कंज्यूमर प्लेटफॉर्म के रूप में देख रहे हैं। और एग्जीक्यूशन भी स्ट्रॉन्ग रहा है। FY26 में रेवेन्यू 32% ग्रो होकर 9,002 करोड़ पहुंच गया, वेल एडजस्टेड पैट 148% जंप करके 530 करोड़ हो गया। अब कंपनी नेक्स्ट फेज में टेक्नोलॉजी को और अग्रेसिवली यूज करना चाहती है। FY27 में मैनेजमेंट का गोल लेंसकार्ट को कंज्यूमर टेक से कंज्यूमर AI कंपनी में ट्रांसफॉर्म करना है, जिसमें रिमोट ऑप्टोमेट्री, AI लेड आई टेस्टिंग और जियो IQ जैसे टूल्स शामिल हैं। जियो IQ सिंपल टर्म्स में कस्टमर मूवमेंट और डिमांड डेटा को एनालाइज करके बेटर स्टोर लोकेशंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। साथ ही स्मार्ट ग्लासेस जैसे न्यू कैटेगरीज कस्टमर एक्विजिशन और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी दोनों को इंप्रूव कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में एम्बिशन और भी बड़ा है, 100 मिलियन आई टेस्ट और इवेंचुअली 1 बिलियन लोगों तक ऑर्गेनाइज्ड विजन केयर पहुंचाना। लेकिन रिस्क्स भी है। अग्रेसिव एक्सपेंशन को एग्जीक्यूट करना, AI इन्वेस्टमेंट्स को मोनेटाइज करना और प्रीमियम वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए अर्निंग्स ग्रोथ मेंटेन करना। फिलहाल लेंसकार्ट 11.2x प्राइस टू सेल्स पर ट्रेड कर रहा है विद अ मार्केट कैप ऑफ अराउंड 96,655 करोड़। अब बात करते हैं एक ऐसे डिफेंस कंपनी की जो सिर्फ वेपन्स या डिफेंस इक्विपमेंट तक लिमिटेड नहीं रहना चाहती। मॉडर्न वॉरफेयर रैपिडली इवॉल्व हो रहा है और उसके साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी भी। इसी चेंजिंग लैंडस्केप में पारस डिफेंस अपनी प्रेजेंस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़ा रहा है। आज कंपनी प्रिसिजन ऑप्टिक्स, एंटी ड्रोन सिस्टम्स, स्पेस टेक्नोलॉजीज और सेमीकंडक्टर्स जैसे स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी सेगमेंट्स में एक्सपांड कर रहा है, और यहीं से लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। पारस डिफेंस डिजाइन से लेकर प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग तक पूरी वैल्यू चेन में काम करती है। FY26 में इसका रेवेन्यू मिक्स भी डाइवर्सिफाइड रहा। 46% डिफेंस इंजीनियरिंग, 42% ऑप्टिक्स एंड ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम्स और 12% सब्सिडरीज से आया। लेकिन कंपनी का सबसे एम्बिशियस मूव शायद डिफेंस के बाहर है। पारस डिफेंस की सब्सिडरी ने मध्य प्रदेश में 6,200 करोड़ के प्रपोज्ड OSAT सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का अनाउंसमेंट किया। OSAT का सिंपल मतलब सेमीकंडक्टर चिप्स को असेंबल और टेस्ट करने का फैसिलिटी, और लगता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इस ब्रॉडर टेक्नोलॉजी स्टोरी को नोटिस कर रहे हैं। जून 2026 क्वार्टर में FIS की होल्डिंग 5% से बढ़कर 8.29% हो गई। बिजनेस परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग रहा। FY26 में रेवेन्यू 477 करोड़ तक पहुंच गया, EBITDA 26% ग्रो होकर 120 करोड़ और पैट 19% जंप करके 90 करोड़ रहा। और एक इंपॉर्टेंट नंबर, मार्च 2026 तक ऑर्डर बुक 986 करोड़ था, यानी करंट रेवेन्यू के कंपैरिजन में कंपनी के पास रफली 3 साल जितने रेवेन्यू की ऑर्डर विजिबिलिटी है। सिंपल टर्म्स में एग्जिस्टिंग डिफेंस बिजनेस फ्यूचर कैश फ्लोज प्रोवाइड कर रहा है, वेल सेमीकंडक्टर्स, एंटी ड्रोन और स्पेस जैसे सेगमेंट्स एडिशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एग्जीक्यूशन सबसे बड़ा रिस्क है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट साइकिल्स नेचुरली लॉन्ग होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर डिपेंडेंस सिग्निफिकेंट है और 6,200 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ कैपिटल एलोकेशन को भी टेस्ट करेगा। फिलहाल पारस डिफेंस का मार्केट कैप करीब 9,600 करोड़ है और स्टॉक अराउंड 114x PE पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, अब बढ़ते अपने अगले स्टॉक की तरफ, दैट इज पाइन लैब। अब तक पाइन लैब्स का नाम सुनते ही शायद आपको पेमेंट मशीन्स और कार्ड स्वाइपिंग याद आता हो, लेकिन कंपनी अब सिर्फ पेमेंट्स तक लिमिटेड नहीं रहना चाहती। जून 2026 क्वार्टर में FIS ने पाइन लैब्स में अपनी होल्डिंग 4.8% से बढ़ाकर 9.49% कर दी, और जब इसी प्लेटफॉर्म पर एक साल में $194 बिलियन से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस प्रोसेस होते हैं, नेटवर्क में 11 लाख प्लस मर्चेंट्स और 20.3 लाख डिजिटल चेकआउट पॉइंट्स हैं, तो ये FI बाइंग और इंटरेस्टिंग हो जाती है।
क्योंकि पाइन लैब्स अब पेमेंट्स के ऊपर एक ब्रॉडर कॉमर्स इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। मर्चेंट सॉफ्टवेयर, इशूइंग प्लेटफॉर्म्स, एम्बेडेड फाइनेंस, कंज्यूमर क्रेडिट और डिजिटल कॉमर्स सोल्यूशन को एक प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करके कंपनी अपने एग्जिस्टिंग मर्चेंट रिलेशनशिप से और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है। सिंपल लैंग्वेज में, नए मर्चेंट्स एक्वायर करने के साथ एग्जिस्टिंग मर्चेंट से भी ज्यादा बिजनेस करना, और इसका इंपैक्ट नंबर्स में भी दिखने लगा है। FY26 में पैट 113 करोड़ रहा, वाइल एडजस्टेड एबिटा 21% ग्रो हुआ और ऑपरेटिंग कैश फ्लो 395 करोड़ तक इंप्रूव हुआ। यानी सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ नहीं, अर्निंग्स और कैश जनरेशन की क्वालिटी भी बेटर होती दिख रही है। मैनेजमेंट को FY27 में 21% से 23.5% रेवेन्यू ग्रोथ के साथ फर्दर मार्जिन एक्सपेंशन के एक्सपेक्टेशन है। ग्रोथ के लिए कंपनी एग्जिस्टिंग पेमेंट्स नेटवर्क के ऊपर चेकआउट थ्रू शॉप फ्लो, अफोर्डेबिलिटी सॉल्यूशंस, मर्चेंट ऑपरेटिंग टूल्स, एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस, क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स और एम्बेडेड फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे प्रोडक्ट्स लेयर कर रही है। गोल सिंपल है, एक मर्चेंट से सिर्फ पेमेंट प्रोसेसिंग रेवेन्यू नहीं बल्कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स के थ्रू ज्यादा वैल्यू कैप्चर करना। लेकिन रिस्क भी है। डिजिटल पेमेंट्स और लेंडिंग बिजनेस में रेगुलेटरी चेंजेस, स्पेशली MDR, पेमेंट इकोनॉमिक्स या कंज्यूमर क्रेडिट नॉर्म्स में चेंजेस कंपनी के मार्जिन्स और ओवरऑल बिजनेस इकोनॉमिक्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल पाइन लैब्स का मार्केट कैप करीब 16,808 करोड़ है और स्टॉक अराउंड 6.35x प्राइस टू सेल्स पर ट्रेड कर रहा है। अब हमारा अगला स्टॉक है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, अब तक हमने ऐसे स्टॉक्स देखे जहां FIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, लेकिन JSW इंफ्रा में इंटरेस्टिंग बात सिर्फ FI बाइंग नहीं है, कंपनी खुद अपने बिजनेस का स्केल काफी अग्रेसिवली बढ़ा रही है। JSW इंफ्रा पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स बिजनेस में है। कंपनी आयरन ओर, कोल, स्टील, कंटेनर्स और लिक्विड कार्गो हैंडल करती है, लेकिन अब फोकस सिर्फ पोर्ट्स तक नहीं है। रेल कनेक्टिविटी, कंटेनर फ्रेट स्टेशंस और इनलैंड कंटेनर डिपोट्स को जोड़कर एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बिल्ड किया जा रहा है। तो ग्रोथ का प्लान क्या है? FY30 तक मैनेजमेंट पोर्ट कैपेसिटी को 186 MTPA से बढ़ाकर 400 MTPA करना चाहती है। सिंपल टर्म्स में कंपनी अपनी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को मोर दैन डबल करना चाहती है। अगर वॉल्यूम्स भी साथ में आते हैं तो इसका मतलब फ्यूचर रेवेन्यू और कैश फ्लोज के लिए काफी बड़ा रनवे। और पोर्ट्स के बाद नेक्स्ट फोकस है एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स। नवकार के थ्रू ICDs और CFS नेटवर्क एक्सपांड किया जा रहा है, वही GCTs के थ्रू पैन इंडिया मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क क्रिएट करने का प्लान है। मैनेजमेंट को FY28 तक 10,800 करोड़ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू और 5,000 करोड़ एबिटा का टारगेट भी है। फ्यूचर कैश फ्लोज को और प्रेडिक्टेबल बनाने के लिए ओडिशा की 302 किलोमीटर स्लरी पाइपलाइन के टेक और पे अग्रीमेंट और जटाधर पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट ग्रोथ ट्रिगर्स हैं। लेकिन इतनी बड़ी एक्सपेंशन के लिए पैसा भी चाहिए। जून 2026 में कंपनी ने 7,503 करोड़ का QIP कंप्लीट किया, प्राइमरली अपने 39,000 करोड़ मल्टी ईयर केपेक्स प्लान को फंड करने के लिए। इस फंड रेज के बाद प्रमोटर होल्डिंग 83.61% से घटकर 73.93% हो गई, वाइल पब्लिक फ्लोट 26% हो गई। यानी कंपनी ने सेबी का 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म भी मीट कर लिया। और इस QIP में ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन भी दिखी। Q1 FY27 में FIs की होल्डिंग 6.92% से बढ़कर 11.21% हो गई, लेकिन ग्रोथ के साथ रिस्क भी बढ़ा है। कंपनी अगले 5-6 सालों में 25,000 से 30,000 करोड़ का केपेक्स एग्जीक्यूट कर रही है। अगर नए पोर्ट्स या लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स में डिले हुआ, कॉस्ट ओवररन हुआ या एक्सपेक्टेड कार्गो वॉल्यूम्स नहीं आए तो रिटर्न्स और कैश फ्लोज दोनों प्रेशर में आ सकते हैं। इतना अग्रेसिव कैपेक्स कंपनी के क्रेडिट प्रोफाइल पर भी प्रेशर डाल सकता है। फिलहाल JSW इंफ्रा का मार्केट कैप करीब 75,000 करोड़ है और स्टॉक अराउंड 48.5x PE पर ट्रेड कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसका बिजनेस मॉडल मार्केट की वॉलेटिलिटी से डायरेक्टली बेनिफिट कर सकता है। इंडिया के कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में बुलियन, बेस मेटल्स और एनर्जी सेगमेंट्स का 99% प्लस मार्केट शेयर एक ही कंपनी के पास है, दैट इज MCX। और जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है और गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल जैसे कमोडिटीज में प्राइस स्विंग्स तेज होते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी भी बढ़ सकती है। यही MCX की स्टोरी है। शायद इसी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन और राइजिंग ट्रेडिंग एक्टिविटी को देखते हुए FIs भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में FI होल्डिंग 26% से बढ़कर ऑलमोस्ट 30% हो गई। और MCX का बिजनेस मॉडल समझना भी सिंपल है। हर ट्रांजैक्शन पर MCX फीस अर्न करता है, तो एक्सचेंज पर जितनी ज्यादा ट्रेडिंग होगी उतनी ज्यादा अर्निंग की पोटेंशियल।
रीसेंट नंबर्स इसी ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। FY26 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू 107% जंप करके 2302 करोड़ पहुंच गया, वेल पैट 138% बढ़कर 1332 करोड़ हो गया। आगे ग्रोथ के लिए मैनेजमेंट न्यू प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फ्रेमवर्क्स और इंस्टीट्यूशनल के साथ रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर फोकस कर रही है। अगर इससे ट्रेडिंग एक्टिविटी स्ट्रक्चरली हायर रहती है तो MCX के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ का रनवे बना रह सकता है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट रिस्क भी है। MCX की अर्निंग्स डायरेक्टली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और मार्केट एक्टिविटी से लिंक्ड है। अगर कमोडिटी प्राइसेस स्टेबल हो जाते हैं और वॉलेटिलिटी या ट्रेडिंग वॉल्यूम्स गिरते हैं तो रेवेन्यू ग्रोथ भी स्लो हो सकता है। साथ ही सेबी के रेगुलेटरी चेंजेस भी बिजनेस इकोनॉमिक्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए दो चीजें की मॉनिटरेबल्स रहेंगी, ट्रेडिंग वॉल्यूम ग्रोथ और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस। फिलहाल MCX का मार्केट कैप करीब 69,000 करोड़ है और स्टॉक अराउंड 52.3x PE पर ट्रेड कर रहा है। अब चलते हैं हमारे 8th स्टॉक की तरफ। इमेजिन एक ऐसी कंपनी जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइबुप्रोफेन मैन्युफैक्चरर है और इस सेगमेंट में वर्ल्ड्स ओनली फुली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लेयर भी। सरप्राइजिंगली ये कंपनी किसी ग्लोबल फार्मा जायंट की नहीं है, बल्कि पंजाब बेस्ड IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की बात हो रही है। कंपनी आइबुप्रोफेन के साथ इथाइल एसिटेट, आइसोब्यूटाइल बेंजीन, एसिटिक एनहाइड्राइड और अदर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है और इसी कंपनी में FIS का इंटरेस्ट भी काफी इंटरेस्टिंग रहा है। दिसंबर 2025 में FI होल्डिंग 2.08% थी, मार्च 2026 में थोड़ी गिरकर 1.72% हुई, लेकिन जून तक ये शार्पली रिकवर होकर 4.87% पहुंच गई। तो सवाल है FIS को इस बिजनेस में आखिर क्या दिख रहा है? इसके पीछे 3 की ग्रोथ ट्रिगर्स हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। आइबुप्रोफेन में वीक डिमांड और इंटेंस कंपटीशन को देखते हुए कंपनी अपनी डिपेंडेंसी ग्रेजुअली रिड्यूस कर रही है। FY21 में नॉन आइबुप्रोफेन APIs का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 18% था। FY26 तक ये बढ़कर 37% हो गया और मैनेजमेंट इसे फर्दर स्केल करना चाहती है। दूसरा, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। कंपनी के पास US और यूरोप जैसे रेगुलेटेड मार्केट्स में API सेल करने के मल्टीपल रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं। इससे ग्लोबल कस्टमर्स और एक्सपोर्ट्स को एक्सपांड करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तीसरा, कैपेसिटी एक्सपेंशन। कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग प्लांट के पास 101 एकड़ लैंड एक्वायर किया, जहां रेगुलेटरी अप्रूवल्स के साथ फ्यूचर में नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज डेवलप किए जा सकते हैं। और FY26 में बिजनेस परफॉर्मेंस भी एनकरेजिंग रहा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 11.5% ग्रो होकर 2319 करोड़ पहुंच गया, वेल पैट 36.4% बढ़कर 138 करोड़ रहा। बिजनेस मिक्स भी रिलेटिवली बैलेंस्ड है, अराउंड 76% रेवेन्यू इंडिया से और 24% एक्सपोर्ट से आता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिस्क भी है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। आज भी कंपनी के रफली 68% सेल सिर्फ आइबुप्रोफेन और इथाइल एसिटेट से आती हैं। अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ते हैं या चाइना से सप्लाई डिस्टरप्ट होती है तो मार्जिन्स और अर्निंग्स दोनों पर प्रेशर आ सकता है। फिलहाल IOL केमिकल्स का मार्केट कैप अराउंड 4380 करोड़ है और स्टॉक नियरली 30x अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं लिस्ट का 9th स्टॉक। इंडिया का API एक्सपोर्ट मार्केट अगले कुछ सालों में काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। 2028 तक इंडियन API एक्सपोर्ट्स 8.4% CAGR से ग्रो होकर $7.1 बिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेट है और इसी अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स अपनी API मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 25 MTPA से बढ़ाकर 169 MTPA करने की प्लानिंग कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 7x करना चाहती है, जिससे बैकवर्ड इंटीग्रेशन और सप्लाई चेन पर कंट्रोल दोनों स्ट्रेंथन हो सके। लेकिन सिनोरिस की स्टोरी सिर्फ APIs तक लिमिटेड नहीं है। कंपनी की स्ट्रेंथ है US, कनाडा और UK जैसे रेगुलेटेड मार्केट्स के लिए कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स डेवलप करना। साथ ही 40+ इमर्जिंग मार्केट्स, ओन जेनेरिक पोर्टफोलियो, CMO और CDMO बिजनेसेस कंपनी को मल्टीपल ग्रोथ इंजन्स प्रोवाइड करते हैं और शायद इसी डाइवर्सिफाइड मॉडल को FIs भी नोटिस कर रहे हैं। मार्च 2026 में FI होल्डिंग 3.64% थी, जो जून तक ऑलमोस्ट डबल होकर 6.62% हो गई। इस इंटरेस्ट का एक रीजन रेगुलेटेड मार्केट्स बिजनेस हो सकता है। FY26 में कंपनी की 64% टोटल इनकम रेगुलेटेड मार्केट से आई। US मार्केट में कंपनी के 51 ड्रग एप्लीकेशंस अप्रूव्ड है, while 21 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कमर्शियलाइज्ड हो चुके हैं और 27 और पाइपलाइन में हैं। नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहे हैं। FY26 में टोटल इनकम 62%, EBITDA 96% और पैट 108% ग्रो हुआ। ऑपरेटिंग कैश फ्लो में भी इंप्रूवमेंट हुआ, जो अर्निंग्स क्वालिटी के लिए एनकरेजिंग साइन है। अब नेक्स्ट फेज में मैनेजमेंट एक्सपेंशन पर फोकस कर रहा है। अपनार एक्विजिशन, ज़ुराया प्लेटफॉर्म और एमेरिसन जॉइंट वेंचर के थ्रू कंपनी अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और मार्केट रीच एक्सपांड करना चाहती है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट रिस्क भी है। कंपनी की 64% इनकम रेगुलेटेड मार्केट से आती है, इसलिए रेगुलेटरी अप्रूवल्स, प्रोडक्ट लॉन्चेस या प्राइसिंग एनवायरनमेंट में कोई एडवर्स चेंज हुआ तो अर्निंग्स पर डायरेक्ट इंपैक्ट आ सकता है।
फिलहाल सिनोरिस फार्मास्यूटिकल्स का मार्केट कैप करीब 6,390 करोड़ है और स्टॉक अराउंड 55.4x अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहे हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट स्टॉक ऑन आवर लिस्ट। मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स का रोल रैपिडली चेंज हो रहा है। पहले ड्रोन्स का काम लार्जली सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस तक लिमिटेड था, लेकिन आज रिक्वायरमेंट काफी डिफरेंट है। आर्म्ड फोर्सेस को ऐसे ड्रोन्स चाहिए जो जैमिंग, स्पूफिंग और जीएनएसएस डिनाइड कंडीशंस में भी रिलायबली ऑपरेट कर सके। सिंपल लैंग्वेज में ऐसी सिचुएशंस जहां ड्रोन को जीपीएस या सैटेलाइट नेविगेशन का रिलायबल सिग्नल ही ना मिले, और यहीं आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी की पोजीशनिंग इंटरेस्टिंग हो जाती है। कंपनी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस ड्रोन्स डेवलप करती है जो डिफेंस, होमलैंड सिक्योरिटी और एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। इसके ऑटो पायलट, सिक्योर कम्युनिकेशन और नेविगेशन टेक्नोलॉजी का लार्ज पार्ट इन हाउस डेवलप्ड है और FY26 के एंड तक कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिलिएंट सिस्टम्स डिप्लॉयमेंट स्टेज तक पहुंच चुके थे। परहैप्स इसी कैपेबिलिटी को FIS भी नोटिस कर रहे हैं। मार्च 2026 में FII होल्डिंग सिर्फ 0.73% थी, जो जून में 4.89% और जुलाई में 8.27% पहुंच गई, यानी रफली 4 महीने में 11x से ज्यादा जंप। और टेक्नोलॉजी का डिमांड अब ऑर्डर्स में भी कन्वर्ट होता दिख रहा है। FY26 में आइडिया फोर्ज ने 530 करोड़ का हाईएस्ट एवर एनुअल ऑर्डर इनफ्लो रिकॉर्ड किया और FY27 की शुरुआत अराउंड 310 करोड़ के ऑर्डर बुक के साथ हुई। डिफेंस बिजनेस ने FY26 रेवेन्यू का 69% कंट्रीब्यूट किया, जो नियर टर्म विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल्स में भी इंप्रूवमेंट दिख रही है। FY26 में कंपनी ने 131 करोड़ ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट किया विद अ 58% ग्रॉस मार्जिन, लेकिन बॉटम लाइन अभी भी वीक है। पैट 17 करोड़ नेगेटिव रहा। वैल्यूएशन की बात करें तो आइडिया फॉर्ज का मार्केट कैप अराउंड 4,273 करोड़ है और स्टॉक रफली 18.9x प्राइस टू सेल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ की रिस्क है ऑर्डर विजिबिलिटी के बाद का ग्रोथ। 310 करोड़ का एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक नियर टर्म विजिबिलिटी देता है, लेकिन उसके बाद ग्रोथ लार्जली न्यू डिफेंस प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स और टेंडर अवार्ड्स पर डिपेंड करेगी। अगर टेंडरिंग साइकिल या एग्जीक्यूशन स्लो हुआ तो ऑर्डर इनफ्लो और रेवेन्यू रिकॉग्निशन दोनों डिले हो सकते हैं। और इसी के साथ हमारी 10 स्टॉक लिस्ट भी कंप्लीट होती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा FIs ने इन सारी कंपनीज में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो FI ओनरशिप में ये इंक्रीज बताता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इन कंपनीज की लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स की तरफ ग्रेजुअली बढ़ रहा है। हो सकता है उन्हें फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा हो, पर इन्वेस्टर के लिए असली टेस्ट ये होगा कि कंपनीज अर्निंग्स ग्रोथ, कैश फ्लो और एग्जीक्यूशन को कितना कंसिस्टेंटली डिलीवर करता है। इसलिए FI एक्टिविटी डायरेक्शन दिखा सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा बिजनेस क्वालिटी, वैल्यूएशन और रिस्क को साथ देखकर ही लेना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। पर कमेंट सेक्शन में एक बार बताना कि इन 10 स्टॉक्स में से आप सबसे ज्यादा किस पे बुलिश हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.